गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका पढ़ेंगे टॉपिक क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। यानी कोई भी आपका मैटर है, क्या वो अपनी स्टेट को आपका चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है अगर कोई आपका ठोस पदार्थ है तो क्या वो द्रव अवस्था में बदल सकता है या गैसीय अवस्था में बदल सकता है। तो आइए हम समझते हैं कैसे कोई भी आपका जो पदार्थ है कैसे अपनी अवस्था को परिवर्तन करता है। सबसे पहले हम देखते हैं आपका तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी उसको गर्म किया जाता है, तो वो अपनी जो स्टेट है उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मान लीजिए आप क्या लीजिए, कोई आइस बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, आप उसको गर्म करोगे तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको आप ज़्यादा हीट करोगे तो वो सीधे आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर, यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए जो तापमान है वो आपका वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन करता है। आइए आगे चलते हैं। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा हम। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। यानी ठीक है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं अंदर, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जिसको जब कोई ठोस आपका द्रव बनता है तो उसको हम बोलते हैं आपका गलनांक, यानी जो ठोस है वो गल गया और आपका द्रव अवस्था में वो परिवर्तित हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। इसको पढ़ते हैं थोड़ा हम। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री C यानी 273 पर जल के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी कुल मिलाकर आप समझिए कि मान लीजिए कोई आपका बर्फ़ का टुकड़ा है तो उसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो आपका जल की ऊष्मीय ऊर्जा से कम होगी। यानी बर्फ़ में और जल में अगर हम कंपैरिजन करें तो जल की जो ऊष्मीय ऊर्जा वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन देन आपका आइस यानी कि बर्फ़ से। आगे चलते हैं और इसमें आपका देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु पर जब हम दाब लगाते हैं तो वह अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेता है। ठीक,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लें आपका एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर के जो अंदर आपका गैस भरी जाती है वो आपका अंदर उसमें लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि इतना उसको प्रेशराइज़ कर दिया जाता है, इतना उस पर दाब लगा दिया जाता है जिससे जो गैस है वो सीधे द्रव अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार हम अवस्था परिवर्तन को समझते हैं दाब के द्वारा। आगे चलते हैं। वाष्पीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। वाष्पीकरण क्या होता है, जब हम कोई जल लें या लिक्विड कोई लेते हैं तो जब उस पर हीट आपका आती है, मान लीजिए सन रेज़ है या उसको वैसे हम आर्टिफिशियली गर्म कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो जो आपका लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल हैं वो आपका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान में वृद्धि के कारण उसके जो कण हैं वो आपका नीचे से ऊपर आने लगते हैं और एक ऐसी पोजीशन आती है कि वो अपनी द्रव अवस्था को छोड़ देते हैं और आपका गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इस घटना को ही, इस इवेंट को ही हम आपका वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, आइए हम उनको समझते हैं। वायु की गति में वृद्धि। आपका पहला है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो ज़्यादा है तो वाष्पीकरण आपका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका आर्द्रता में कमी। अगर आपका मॉइस्चर नहीं है तो आपकी जो आर्द्रता है, आर्द्रता का मतलब होता है मॉइस्चर, यानी वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और नेक्स्ट है आपका वायु की गति में वृद्धि। यानी जब गति ज़्यादा तेज़ होगी तो हम जानते हैं कि तेज़ वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु तेज़ होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की जो मात्रा है वो आपका घट जाती है। ठीक है, और इसमें देखिए रीजन दे रखे हैं, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इनको आप पढ़िएगा, आपका रीजन इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक, और इस प्रकार से जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके एक्सरसाइज को आप करिएगा और क्वेश्चंस को समझिएगा। धन्यवाद।